गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आई है नया वक्फ एक्ट का एक बिल, जो वक्फ एक्ट 1995 और 2013 के वक्फ को बदल देगा, यानी कुछ अमेंड कर दिया जाएगा। उसमें सारे ही अपोजिशंस के जो एमपीज हैं वो इसको जाहिर है अपोज ही करेंगे जब अपोजिशन में बैठे हुए हैं। कई बार ऐसा बहुत कम ही होता है कि जो अपोज ना करते हों अपोजिशन में बैठे हुए लोग। आपको बताऊंगा इस वीडियो में हमारा मकसद क्या है। ये बनाने का मकसद है वक्फ को समझाना कि वक्फ एक्चुअली है क्या। आपने ये न्यूज़ ज़रूर देखी होगी कि कर्नाटका का जो हाई कोर्ट था उसने गणेश चतुर्थी की जो सेलिब्रेशन है वो हुबली की ईदगाह के मैदान में अलाउ कर दी थी कि वहाँ पर आप लोग अपना गणेश चतुर्थी का जो सेलिब्रेशन है वो मना लो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था, पूरे हुबली में हुआ था, बल्कि पूरे कर्नाटका में भी हुआ था कि ये ईदगाह मैदान तो एक वक्फ की प्रॉपर्टी होती है, यहाँ पर किसी दूसरे मजहब के जो त्योहार हैं उसको कैसे अलाउ किया जा सकता है वगैरह वगैरह। चलिए समझते हैं कि इस्लाम में एक्चुअली वक्फ क्या है। इस्लाम में एक्चुअली जो वक्फ का ओरिजिन है वो इस हदीस से आता है, जो कि सही मुस्लिम की 1632A है, और सही मुस्लिम हदीस की एक किताब है, आप ये याद रखिएगा। आपको इस हदीस से सारा ही ओरिजिन समझ में आ जाएगा, और इसी हदीस से मतलब शुरुआत हुई थी वक्फ की। जो दूसरे कैलिफ थे यानी हज़रत उमर राशिदुन कैलिफेट के, जिसे खिलाफत राशिदा भी कहा जाता है, वो गए थे एक जगह जो खैबर जिस जगह का नाम है। वहाँ पर उन्हें एक ज़मीन मिली, और ज़मीन मिलने के बाद उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं इस ज़मीन का क्या करूँ। यानी ये बात याद रखिएगा, पहले उन्होंने उस ज़मीन को ओन कर लिया, ख़रीद लिया, या फिर उन्हीं की थी जो भी है, लेकिन ये नहीं है कि उन्होंने कब्ज़ा कर लिया और उसके बाद पूछा इस ज़मीन का क्या करूँ, बल्कि ओन कर लिया। उसके बाद पूछा कि इस ज़मीन का क्या किया जाना चाहिए। तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, इसका बेहतर तरीका ये हो सकता है कि तुम इसको यानी इस ज़मीन को अल्लाह के लिए वक्फ कर दो। और वक्फ कर देने का मतलब ये है कि अब इस ज़मीन का जो मालिक होगा वो इस दुनिया में कोई नहीं होगा सिवाय अल्लाह के। तो अब इस ज़मीन से जो भी फ़ायदा उठाया जाएगा, अब फ़ायदा उठाने का मतलब यही है कि या तो इस ज़मीन को बनाया जाए और बना करके उसे किराए पे दे दिया जाए, उससे जो किराया आए, या फिर ये होगा कि वहाँ पर खेती की जाए, या वहाँ पर पहले से पेड़ पौधे लगे हुए हैं उसको बेच करके कोई मतलब जो फ़ायदा हासिल हो, या फिर पेड़ों में फल हैं और फलों को बेच करके जो फ़ायदा हासिल होगा, तो जो भी पैसा आएगा उस ज़मीन से वो कहाँ जाएगा, वो गरीबों में जाएगा, सदक़े के तौर पर जाएगा, और उसमें गरीबों का भला होगा। और अब इस ज़मीन को ना ही बेचा जा सकता क्योंकि अल्लाह उसका मालिक हो गया, और ना ही किसी को विरासत में दिया जा सकता, ना ही किसी को गिफ्ट के तौर पर दिया जा सकता। तो ये था ओरिजिन वक्फ का। तो इस्लाम में इससे ये साबित होता है कि जो बंदा चाहे, अगर उसकी औलाद वगैरह नहीं है, वैसे तो ये है कि औलाद अगर है तो उसकी जो विरासत है, उसकी जो इनहेरिटेंस है, वो सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है वो विरासत में चली जाएगी। लेकिन अगर किसी की कोई नहीं हो, वो चाहता है कि मैं अल्लाह के लिए वक्फ कर दूं और इससे जो भी फ़ायदा हो वो गरीबों में जाए, अब भैया वो तो मर जाएगा। मर जाएगा तो उस ज़मीन की देखरेख कौन करेगा? उस ज़मीन की देखरेख जो करेगा, अब अगर कोई ना हो उसकी देखरेख करने वाला, कोई मैनेजिंग पावर ना हो, कोई एक ऊपर किसी सुप्रीम अथॉरिटी ना हो, तो क्या होगा? जाहिर है वो उस ज़मीन पर कोई ना कोई कब्ज़ा कर लेगा। एक ज़मीन एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वैल्यू हमेशा बढ़ती चली जाती है, कब्ज़ा कर लेगा। और इसी कब्ज़ा ना हो इसके चक्कर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फॉर्म किए थे वक्फ बोर्ड्स, और उसमें हायर अथॉरिटी से लेकर के नीचे तक लोग बैठे हुए होते थे जो इस बात की डायरेक्टरी करते थे और इस बात की देखरेख करते थे कि जो बंदे ने जो ज़मीन दी है अल्लाह के लिए, वक्फ के लिए, तो वो सही तरह से इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही है। दुनिया के अक्सर देशों में वक्फ बोर्ड्स बने हुए हैं, सेंट्रल वक्फ काउंसिल्स बनी हुई हैं, अलग अलग जगह अलग अलग बनी हुई। लेकिन हम बात कर लेते हैं इंडिया के बारे में। इंडिया में सबसे पहला जो वक्फ बिल आया था या वक्फ का एक्ट आया था वो आया था 1954 में। आप ये देख सकते हो, ये वक्फ 1954 का वक्फ एक्ट है। और उसके बाद इसको अमेंड किया गया 1995 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद, और उसके बाद फिर अमेंड किया गया यानी बदला गया, और उसमें 2013 में बदला गया। और इस 2013 वाले में जो वक्फ की डेफिनेशन की गई है, आप यहाँ ये देख सकते हो, ये लिखा है वक्फ मीन्स द परमानेंट डेडिकेशन बाय एनी पर्सन ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ एनी पर्पस रिकॉग्नाइज्ड बाय द मुस्लिम लॉ एज बायस, रिलीजियस और चैरिटेबल एंड इंक्लूड्स, ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। यानी वक्फ का मतलब यही है कि
एक डेडिकेशन होगा, एक परमानेंट डेडिकेशन होगा, यानी किसी भी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी का, चाहे वो चीज़ मूवेबल हो या इमूवेबल, कोई भी चीज़ है जिससे फ़ायदा उठाया जा सकता है और लोगों का, गरीबों का भला किया जा सकता है, तो उससे आप क्या कर सकते हो, उसे वक्फ कर सकते हो और वक्फ बोर्ड में दे सकते हो। अब यहाँ आप चीज़ें गौर करोगे, बाय एनी पर्सन, पहले के जो 1954 का था या जो 1995 का जो एक्ट था, उसमें क्या था, बाय मुस्लिम पर्सन था। अब जाहिर है जब लिखा था कि जब कोई मुस्लिम पर्सन ही वक्फ में ज़मीन को दे सकता है, तो इसका मतलब यही हुआ कि उसका जो फ़ायदा भी होगा उन सारी ज़मीनों का, तो उससे जो मुस्लिम गरीब लोग हैं वही उठा सकते हैं। लेकिन 2013 में आकर के इसको चेंज कर दिया गया, और चेंज करने के बाद एनी पर्सन हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी बंदा चाहे तो वक्फ में अपनी प्रॉपर्टी को दे सकता है। अब जब कोई भी बंदा चाहेगा तो उसका फ़ायदा भी कोई भी मतलब गरीब उठा सकता है, ये मतलब निकल के आ रहा है। और इसी बात को लेकर के कर्नाटका के हाई कोर्ट ने ये अलाउ कर दिया गणेश चतुर्थी को, क्योंकि वो कहा कि क्या नाम है, इससे फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन दूसरी बात आ जाती है, मुस्लिम लॉ एस्पायर्स रिलीजियस और चैरिटेबल एंड इंक्लूड्स, तो वक्फ बोर्ड में जो फ़ायदा होगा वो वही फ़ायदा उठा सकता है जिसको मुस्लिम लॉ ने पायस या रिलीजियस या चैरिटेबल डिक्लेयर कराओ। अब हमें ये बात समझ में आती है, क्या मुस्लिम लॉ ने किसी ऐसी चीज़ को जो गैर मुस्लिमों के धर्म से रिलेटेड है, क्या उसको पायस डिक्लेयर कर दिया या रिलीजियस डिक्लेयर कर दिया? इस्लाम के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है, तो इसी वजह से हंगामे होते रहते हैं। 2013 ही के अकॉर्डिंग अभी तक हम बात कर रहे हैं, उसके आगे अभी क्या होगा उसके बारे में एक अलग से परमानेंट वीडियो मैं ज़रूर लेके आऊँगा। अभी यहाँ पर ये देखोगे, इसमें चेयरमैन जो होता है वक्फ काउंसिल का, तो पहले ऐसा नहीं होता है, हम लोग वक्फ बोर्ड सुनते रहते हैं। वक्फ बोर्ड तो बहुत है इंडिया में, हर स्टेट के लेवल पर एक वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड के अंडर क्या आते हैं, हर ज़िले के जितने भी ज़िले हैं, तो या डिस्ट्रिक्ट जिसे कह सकते हैं, तो उनके सब मुतवल्ली होते हैं। यानी जो बंदा अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ कर देता है तो उस बंदे को मुतवल्ली कहा जाता है। वो मुतवल्ली जब तक जिंदा है तब तक तो अपनी ज़मीन की देखरेख खुद ही करता रहता है कि इस पर कोई कब्ज़ा ना कर ले और इससे कोई अच्छे ही काम हो। लेकिन जब वो मर जाता है तो उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो मैनेजर्स होते हैं और जितने भी हायर अथॉरिटी के ऑफिसर्स होते हैं, वो मुतवल्ली को अपॉइंट करते हैं। और उसके बाद जो मेन होता है फिर स्टेट लेवल पर इसे वक्फ बोर्ड्स कहा जाता है। और सेंट्रल लेवल पर आ जाता है सेंट्रल वक्फ काउंसिल। सेंट्रल वक्फ काउंसिल का जो चेयरमैन होता है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स का जो भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, या डायरेक्टली कई बार मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स भी जो सेंट्रल वक्फ काउंसिल है उसका चेयरमैन होता है। आप यहाँ देखोगे ये तो सेंट्रल वक्फ काउंसिल सेंट्रल लेवल पे आ गई, और उसके नीचे लेवल पे आते हैं सारे के सारे स्टेट बोर्ड्स, स्टेट वक्फ बोर्ड्स। इस टाइम पर टोटल 32 वक्फ बोर्ड्स हैं। आंध्र प्रदेश का वक्फ बोर्ड हुआ, आसाम का वक्फ बोर्ड हुआ, लेकिन दो स्टेट ऐसे हैं कि जिसमें दो दो वक्फ बोर्ड्स हैं, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड, एक शिया वक्फ बोर्ड। जैसे बिहार में आप देखोगे बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड और बिहार स्टेट शिया वक्फ बोर्ड, और सेम उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही है कि उत्तर प्रदेश का एक सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और एक शिया वक्फ बोर्ड है। अगर हम थोड़े फैक्ट्स पर बात करें तो हमें ये पता चलता है कि इंडिया में डिफेंस और रेलवे की ज़मीन के बाद सबसे ज़्यादा वक्फ के पास ही ज़मीनें हैं। लगभग 1.2 लाख करोड़ की ज़मीन इस टाइम पर वक्फ के पास है। तो तीसरा सबसे ज़्यादा बड़ा लैंड होल्डर बन जाता है वक्फ बोर्ड। वो बात अलग है कि इस टाइम पर वक्फ की बहुत सारी ज़मीनें ऐसी हैं जिसको जो है दूसरे लोगों ने कब्ज़ा कर रखा है और बहुत सारे पर केस चल रहे हैं। तो वक्फ के हाथ में तो बहुत सारी नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेटेड वैल्यू बताई जाती है कि थर्ड लार्जेस्ट लैंड ओनर है इस टाइम पर इंडिया में ये वक्फ बोर्ड। जितनी भी मस्जिदें, दरगाहें, कब्रिस्तान, इमाम बाड़े, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, ईदगाहें, ये सारी की सारी ज़मीन इस टाइम पर वक्फ के अंडर मानी जाती है। और भी बहुत सारी ज़मीन हैं जो वक्फ के अंडर हैं और उससे कुछ लोग हॉस्पिटल्स बना रहे हैं। मतलब वक्फ के बोर्ड्स के जो चेयरमैन है वहाँ से ये अथॉरिटी ये फैसला कर रही है कि कुछ में हॉस्पिटल बना दिया जाए ताकि गरीबों का फ़ायदा हो, किसी में कुछ किसी में कुछ। अब आगे देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो बिल लाई है इसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझेंगे। और दूसरी बात ये है कि इस टाइम पर जो वक्फ के बारे में जितनी बातें हो रही हैं, दुनिया भर में और भी कंट्रीज़ में वक्फ बोर्ड्स हैं, उसको भी हम थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।